द टेस्ट विल बी ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट, देन ऑन मोशन 1D, ठीक है। इस वीक, दिस वीक ओनली यू विल हैव अ टेस्ट। कॉपी हो गया? ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा डाउट क्या होगा, फिर अगला हमारा पार्ट क्या होगा क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल गो टू द रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, अब देखिए, जैसे ही मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में गया, सबसे पहली चीज क्या हुई? लिफ्ट आ गई रेस्ट पर। जैसे ही रेफरेंस फ्रेम में गया लिफ्ट के, वैसे ही लिफ्ट रेस्ट पर आ जाएगी। तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट हम क्या देखेंगे? जो लिफ्ट है, लिफ्ट तो रेस्ट पर है, इसका मतलब जो स्क्रू था वो भी रेस्ट पर है, ये रेस्ट से ही गिरेगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, ये हाइट h है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस मान लूं, तो फॉर स्क्रू, अगर मैं स्क्रू के बारे में बात करूं इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस h, टाइम इज इक्वल टू कितना? इट्स सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच टाइम विल द स्क्रू टेक in falling through a height h. So we will simply get s is equal to e to the plus half t square use करके time is equal to under root of 2h by g। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो, टेस्ट इसी वीक होगा, मे बी ऑन वीकेंड, बट द टेस्ट में पहले जो टेस्ट होगा वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा, बाद में मोशन इन वन डायमेंशन का होगा। ठीक है, मैं मोशन वन डायमेंशन का टेस्ट बाद में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मोशन वन डायमेंशन के टेस्ट में आपका रिलेटिव मोशन आएगा। ठीक है, सिर्फ मोशन वनडी के टेस्ट में मजा नहीं आता जब तक उसमें रिलेटिव मोशन ना हो, तो इसलिए मोशन वनडी के टेस्ट में रिलेटिव मोशन आएगा, और इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट इस मान लेते हैं इस वीकेंड होगा, और रिलेटिव मोशन का टेस्ट अगले वीकेंड को होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आसान हुआ कि डिफिकल्ट हुआ, मेरे को चैट में सब लोग बताएंगे फटाफट। आसान हो गया ना एकदम? तो रिलेटिव मोशन आपका काम आसान बनाने के लिए, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिव मोशन से सॉल्व होते हैं, सारे के सारे बिना रिलेटिव मोशन यूज किए भी सॉल्व हो जाएंगे, ग्राउंड प्रेफरेंस में भी सॉल्व हो जाएंगे, बट उनमें ज्यादा मेहनत हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा मेहनत। ये तो भी आसान क्वेश्चन था, पर कई बार मेहनत काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे भी रिलेटिव मोशन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नहीं, जनरल लाइफ में भी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सेकंड पार्ट है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा। तो फिर से पिछला क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बट इस बार दे रखा है कि लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो देखो, चोर पुलिस मेथड से तो मेरे ख्याल से सब लोग सॉल्व कर ही सकते हो। चोर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, पुलिस का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट h प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मैं सिर्फ लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना आता ही है, मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, जैसे ही लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में गए, लिफ्ट आ गई रेस्ट पर, लिफ्ट आ गई रेस्ट पर, है ना?
असली में एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ a था, बट दिस विल बिकम 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g था, बट जैसे लिफ्ट के रिलेशनशिप में गए, एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस लेके चल रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू इज इक्वल टू माइनस जी माइनस ए। बेसिकली लिफ्ट का एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्क्रू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ए। So this is equal to minus g plus a. Displacement of screw as seen from lift is minus h. Initial velocity of screw as seen from lift is 0, क्योंकि स्क्रू लिफ्ट से ही छूट रहा है। हमें टाइम निकालना है, फिर से हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद कि टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी की जगह g प्लस ए। बाकी सब कुछ देखिए सेम टू सेम है, बस g की जगह g प्लस ए आ गया। बेसिकली आप यूं समझ लीजिए कि if if reference frame is accelerating upward with acceleration a, अगर रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, देन अब यूं कह सकते हो कि g की इफेक्टिव वैल्यू इज सिंपली g प्लस a, जो हमने यहां पर देखा। वहीं अगर रेफरेंस फ्रेम is accelerating downward, अगर रेफरेंस फ्रेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होता, मान लीजिए लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा होता, तो क्या हो जाता, जी की इफेक्टिव वैल्यू जी माइनस ए हो जाता। ठीक है, ये दो चीजें थोड़ा सा समझ कर याद रख लेंगे, समझ कर याद रखेंगे, बिना समझे नहीं। समझ में आई बात, क्योंकि ये भूल गए तो एग्जाम में आपको निकालने में इसको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके, सो आई होप ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया कि जी की इफेक्टिव वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। समझ में अगर आ गया हो तो यस सर बोल दो, या इजी बोल दो, कुछ बोल दो। ठीक है, बोलने का तो लिख दो, बोलने से नहीं आएगा भाई। चलो, आप लोगों की क्लास में पता नहीं कौन इतना डिस्टर्ब कर रहा है यार। क्लास 8th और 9th की जब क्लास होती है ना, इतना मजा आता है, मेरे हर सेंटेंस को बच्चे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों की क्लास में लग रहा है मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ या मैं कैमरा को पढ़ा रहा हूँ, इस सब की वजह से। क्लास 8 9th में मेरा सारा सेंटेंस बच्चे कंप्लीट करते हैं, मैं आधा सेंटेंस बोलता हूँ, बच्चे उसके आगे का सेंटेंस बोलते हैं। बहुत मजा आता है। चलो जो भी है, सारा नहीं बट बहुत बहुत सारे सेंटेंसेस को जब मैं एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा से बता रहा होता हूँ, तो वो मैं बोलता हूँ ये क्या होगा, तो ये होगा कि नहीं होगा, यस सर, ये होगा कि नहीं होगा, यस सर, ऐसे करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा लगता है कई बार उनकी क्लास। बट जो भी है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कॉपी कर लिया सब लोगों ने? आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल इन अ लिफ्ट। देखो भाई, क्या हुआ है, ये एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, इसमें हम लोगों ने वेलोसिटी यू से एंगल थीटा पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया। हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, इसका हाइट बताना है, इसका रेंज बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सब कुछ लिफ्ट के रेफरेंस में बताना है।
तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो वेलोसिटी u और एंगल थीटा दे रखा है, ये भी लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में ही है। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लेते हैं v थी या v नॉट थी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेलोसिटी u जो है v लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी इसकी u वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर है। समझ में आई बात? ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है? u वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर। तभी तो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में u वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर होकर u वेक्टर बचेगी, है ना? तो इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट क्या होगा? जैसे ही मैं लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में गया, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट को तो पता ही नहीं क्यों मूव कर रहा है, ठीक है? लिफ्ट इज एट रेस्ट। फिर इस वजह से मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूँ, मैं इसका मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ, मैं इसका रेंज निकाल सकता हूँ। बस इतना ध्यान रखना है कि जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। इसलिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए। आपका एच, ध्यान दीजिए, ये एच जो है ये लिफ्ट के रेफरेंस में है, मतलब लिफ्ट के फ्लोर से इस बॉल की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की जगह g प्लस ए। और रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी की जगह जी प्लस ए। इतने सिंपल सिंपल सा आंसर है, ठीक है? कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही हैं रेफरेंस फ्रेम चेंज करने पर, ठीक है? कॉपी कर लेंगे इसको। हम्म, कॉपी हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला पार्ट है हमारा रिवर प्रॉब्लम। यहाँ से बच्चे परेशान होना शुरू होते हैं रिलेटिव मोशन में, जबकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। परेशान होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब रिवर बोला जाता है फिजिक्स में, तो आप असली रिवर के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो हम लोग आइडियल रिवर डिफाइन करेंगे। आइडियल रिवर, देखो इसको डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब इसको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। आइडियल रिवर क्या है हमारे फिजिक्स में, जो हम रिवर मान रहे हैं उसका मतलब क्या है? हमारे फिजिक्स की रिवर का, वाटर का हर एक मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब रिवर में कोई वेव नहीं है, ठीक है? रिवर में कोई वेव नहीं है। रिवर एकदम ऐसा चल रहा है, पानी का एकदम सरफेस जो है एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई उबड़ खाबड़ सरफेस नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस है, और एक एक मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या लिख बोल रहे हैं हम? ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, लेट्स से u। इसको रिवर वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वगैरह कह सकते हैं, ठीक है? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी के सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं खुद भी रिवर के साथ वेलोसिटी u से मूव करने लगूंगा,
तो रिवर का हर एक मॉलिक्यूल मुझे रेस्ट पे नजर आएगा, वो रिवर कम और स्विमिंग पूल ज्यादा दिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ है ना? ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर हम खुद भी रिवर की वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं तो रिवर हमें रेस्ट पर दिखेगी। रेस्ट पर दिखने का मतलब उसका हर एक मॉलिक्यूल रेस्ट पर दिखेगा, ऐसा लगेगा कि रिवर नहीं है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ एकदम स्टिल है। ठीक है, ओके। ठीक है, दूसरी बात, खैर ये क्वेश्चन में मेंशन ही होता है, फिर भी विड्थ ऑफ रिवर इज कांस्टेंट। विड्थ ऑफ रिवर इज कांस्टेंट, मतलब ये जो विड्थ है W ये कांस्टेंट है। पैरेलल लाइन से हम लोग रिवर के दोनों बैंक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर कुछ बातें, टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होती, इसलिए फालतू में कंफ्यूज होते रहते हैं। एक तो कुछ लोगों को पता नहीं क्यों अंग्रेजी का मतलब बैंक का मतलब नहीं पता होता है। बैंक का मतलब क्या होता है? रिवर का किनारा। ठीक है, बैंक का मतलब ये पैसे वाला बैंक नहीं। दूसरा, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ाना पड़ जाता है मुझे, पता नहीं क्यों। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद दो तीन चीजें और हैं। रिवर में हम लोग मेनली दो चीजें चलाते हैं, बोट को चलाते हैं और स्विमर को चलाते हैं। ठीक है, तो मैं उनके बारे में भी दो चार बातें बता दूं। एक होता है रोइंग वेलोसिटी। रोइंग वेलोसिटी बोल देगा, मतलब क्या है? अगर रिवर स्टिल होता तो उस केस में हमारा जो बोट है वो किस स्पीड से जा रहा होता, किस वेलोसिटी से जा रहा होता, उसको कहते हैं रोइंग वेलोसिटी या रोइंग स्पीड। ठीक है, बेसिकली वो बोट अपने खुद के दम पर किस स्पीड से मूव कर सकती है, उसको रोइंग वेलोसिटी कह रहे हैं। इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू, या बोट और स्विमर भी कर लो, तो रोइंग वेलोसिटी के साथ साथ स्विमिंग वेलोसिटी भी नाम से सकते हैं। रोइंग वेलोसिटी में बोट, स्विमिंग वेलोसिटी में स्विमर। ठीक है, सो रोइंग वेलोसिटी या स्विमिंग वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसको एक और तरीके से कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। मतलब अगर वाटर मूव नहीं कर रहा होता, स्विमिंग पूल में छोड़ देते, तो स्विमर कितनी स्पीड से स्विम करता, तब बोट हम कितनी स्पीड से रो कर पाते। ठीक है, ये सब हमारा रिवर प्रॉब्लम में टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन में लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फिर बोलेगे सर स्टिल वाटर तो है नहीं, रिवर फ्लो कर रहा, तो मैं को क्या इस डेटा का क्या करूं? इसका मतलब है अगर पानी स्टिल होता, अगर पानी मूव नहीं कर रहा होता, तो बोट की वेलोसिटी कितनी होती, तो स्विमर की वेलोसिटी कितनी होती। ठीक है, मैं यहां पर यू से मैं रिवर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूविंग विद सेम वेलोसिटी यू, इसको हम कहते हैं क्या? रिवर वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, या फिर वेलोसिटी विद विच रिवर इज फ्लोइंग। जो भी समझ गया ना बात को, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? यू है। और मैं रोइंग वेलोसिटी या स्विमिंग वेलोसिटी को मैं इस पेज पर v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप एक्सचेंज कर सकते हो इनको, बट मैं जनरली
यही फॉलो करता हूँ, यू से वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी से वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर बोट। ठीक है? तो इधर यू, अब देखो क्या होगा, 2-3 केसेस बनेंगे। एक तो बोट का केस बनेगा, बोट रिवर में जा रही है डाउनस्ट्रीम, क्योंकि रिवर अगर नीचे जा रहा है, बोट उधर जा रहा है, तो मतलब बोट कैसे जा रहा है? डाउनस्ट्रीम जा रहा है। स्विमर डाउनस्ट्रीम स्विम कर रहा है, या स्विमर जो है वो अपस्ट्रीम स्विम कर रहा है। ध्यान दीजिए, रिवर उल्टा जा रही है, इसलिए अब वो डायरेक्शन अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है? स्विमर यहाँ पे अपस्ट्रीम जा रहा है। इन केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझते हैं। ये तो आप लोग देखा जाए तो मैथ्स में क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि अगर डाउनस्ट्रीम कोई चीज़ जा रही रिवर में, तो उसकी वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे बोट की वेलोसिटी u प्लस वी हो जाएगी। यहाँ पर मैन की वेलोसिटी u प्लस वी हो जाएगी। और अगर अपस्ट्रीम जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर सबट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए मैन की वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगी। स्विमर की वेलोसिटी v माइनस u हो जाएगी। ठीक है? अब इसको प्रूफ कैसे करें? तो इन दोनों केसेस में प्रूफ कर देता हूँ, ऊपर वाला तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर बात करें। ये डायग्राम आप बाद में बनाइएगा। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए, फिर आप ये डायग्राम्स बनाइएगा। सबने कॉपी कर लिया होगा? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये v प्लस यू कैसे आया, ये समझते हैं। देखिए, लेट्स से क्या मतलब, मैंने बोल ही रखा, वापस बता दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल्स टू यू वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट, जो भी लिख रहा हूँ मैं, एक ही चीज लिख रहा हूँ, स्विमर लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वी वेक्टर। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेक्टर इज इक्वल टू v vector. This implies velocity of swimmer vector minus velocity of river vector is equal to v vector. This implies velocity of swimmer is equal to v vector plus velocity of river vector, that is simply v vector plus u vector. अगर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो v में u सीधे ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है।
ऊपर अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो वी में से यू जब ऐड करोगे, वेक्टर एडिशन करोगे, तो असली में क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है। बट एक अच्छी चीज क्या दिखी हम लोगों ने कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बहुत काम आएगी। या फिर सिंपली आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। ये स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर आ जाएगा। ये बहुत ही काम की चीज है हमारे, ये बार बार हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्विमर खुद वी वेक्टर से जा रहा था और रिवर इसको यू वेक्टर से और कैरी करके ले गई। ठीक है। स्विमर खुद से वेलोसिटी वी वेक्टर से जा रहा था और क्योंकि रिवर फ्लो कर रही थी, रिवर उसको कैरी करके अपनी वेलोसिटी उसमें ऐड कर दी। ठीक है। ऐसे समझो इस केस में स्विमर गया वेलोसिटी वी से, रिवर उसको और आगे यू ले गई, तो वी प्लस यू हो गया। इसमें क्या हुआ, स्विमर गया अपने से वी, रिवर उसको उल्टा ले आई यू, तो वी माइनस यू हो गया। यहाँ पर वी से स्विमर खुद गया, यू से रिवर और ले गई, तो टोटल कितना हो गया, वी प्लस यू। यहाँ पर वी से स्विमर खुद गया, रिवर उसको उल्टा ले आई यू, कितना हो गया, वी माइनस यू। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को मेरी राइटिंग में कंफ्यूजन होता है वी और यू में, तो भैया मेरा वी सिंपली ये गोला देख के समझोगे और यू में ऐसा रहेगा। ठीक है। ये गोला नहीं है तो मेरा वी नहीं होगा वो। कई बार कंफ्यूजन हुआ है क्लास में लोगों को, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। विक्रम का नाम से भी आता है ना वो। सबने नोट कर लिया। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 सब लोग ट्राई करेंगे एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग क्लास 9 में भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते थे। 9 से छोड़ी क्लास 6 में कर चुके हो मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन।
देखिए क्या होगा। नहीं बेटा तमन्ना, गलत आंसर है आपका। देखिए क्या होगा। रिवर फ्लो कर रही है स्पीड यू से, मैन स्विम कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी एट डिस्टेंस एल अलोंग द रिवर। इफ मैन कैन स्विम विद स्पीड वी इन स्टिल वाटर, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड। देखो रिवर जा रहा है स्पीड यू से, तो मैन ए से बी जाता है, ए से बी कौन सा डायरेक्शन होगा, डाउन स्ट्रीम हो गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू प्लस वी। और ऊपर जाते हो कितना हो जाएगा, वी माइनस यू, अपस्ट्रीम जाते हो। तो जो टाइम लगेगा कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो टाइम कितना लगेगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, दैट इज एल अपॉन वी प्लस यू, प्लस आने का टाइम एल अपॉन वी माइनस यू, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा टू वी एल। तो टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। हाँ दीपान्विता, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। कॉपी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करिए। आदित्य, आपका आंसर गलत है।
देखो ये हमारी सिचुएशन है कि ये स्टीमर है जिसका कांस्टेंट इंजन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट इंजन फंक्शन का आपको मतलब ये निकालना है कि वेलो या स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट। ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी। लेट्स से वो स्पीड v है। ठीक है, ये मैंने उस स्पीड को v मान लिया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑन इट्स वे इट क्रॉसेज अ लॉग फ्लोटिंग इन रिवर एट पॉइंट ए। एक लॉग को इनकाउंटर करता है पॉइंट ए पर और ये अपना मोशन कंटिन्यू करता है, अपना गोइंग डाउन स्ट्रीम अपना मोशन कंटिन्यू करता है। फिर 1 घंटे के बाद, 1 घंटा चलने के बाद इमीडिएटली टर्न अराउंड कर देता है। 1 घंटा चलने के बाद वापस आते वक्त सेम लॉग से मिलता है, बट इस बार लॉग पॉइंट ए से 6 किलोमीटर आगे आ चुका है ना। 1 घंटे में ये टर्न करता है, मतलब यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। हमें रिवर की वेलोसिटी यू बतानी है। ठीक, अब इसमें सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि वेलोसिटी ऑफ लॉग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि लॉग तो रिवर के साथ ही फ्लो कर रहा है ना। सबसे पहली चीज जो समझ में आनी चाहिए क्या है कि लॉग की वेलोसिटी वो रिवर के बराबर है। ठीक है बेटा, अगली चीज हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है। हमें रिवर की वेलोसिटी निकालनी, मतलब हमें लॉग की वेलोसिटी निकालनी, जो कि वेलोसिटी कितनी है, u। हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता है तो हमें बेसिकली टाइम चाहिए। अगर टाइम पता चल जाएगा तो हम इसकी स्पीड या वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब इफेक्टिवली हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जाने का टाइम हमें मालूम है, आने का टाइम हमें नहीं पता, तो उसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले जाते वक्त जो स्पीड होगी, क्योंकि हमने कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या मान लिया है, v मान लिया है, इसलिए डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी होगी, v प्लस यू। अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाने का टाइम पता है, अगर आने का टाइम पता चल जाए तो टोटल टाइम भी पता चल जाएगा। लेट्स से आने का टाइम t है, तो बेसिकली नाउ आई हैव रिड्यूस्ड माय क्वेश्चन टू फाइंडिंग दिस t। t कितना है, अगर ये निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि u इज इक्वल टू 6 किलोमीटर अपॉन 1 आवर प्लस t, है ना। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अच्छा हाँ या ना कैसे बताओगे आप लोग, चैट बंद है आप लोगों का। ओके, सो मेरे को ये t निकालना है। अब इसके लिए मैं लिखूंगा इक्वेशन, मैं बोलूंगा ये पूरा डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, है ना। सो मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा कि v प्लस यू इंटू 1 आवर इज इक्वल टू v माइनस यू इंटू टी प्लस, मैं यहां लिख रहा हूं u इंटू 1 आवर प्लस टी। कोई दिक्कत है, हम्म, कोई दिक्कत है। एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक चीज आएगी, क्या आएगा, v प्लस यू इज इक्वल टू वी टी माइनस यू टी प्लस यू प्लस यू टी। तो बेसिकली यू टी चला गया, यू यू चला गया, टी इज इक्वल टू 1 आवर आ गया। समझ में आई बात, मतलब क्या पता चला, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। ठीक है, जितना टाइम
जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। टाइम टी आ गया। अब देखो यहीं पर होता है, मेरे को पहले से पता था यहाँ पे मुझे 6 नहीं लिखना बल्कि u इंटू वन प्लस टी लिखना। अगर आप यहाँ पे 6 लिखते तो ये वाला u बच जाता, फिर आपका ये वाला ut बच जाता, तो आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो बेसिकली टाइम t इज इक्वल टू 1 आवर है। ये जो डिस्टेंस है u इंटू वन आर प्लस टी, ये बेसिकली 6 किलोमीटर के बराबर ही है। ठीक है। ओके, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम t इज इक्वल टू 1 प्लस टी इज इक्वल टू 2 आर, और इतने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6 किलोमीटर। Therefore, u into 2r is equal to 6 kilometer. This implies velocity of river u is equal to 3 kilometer per hour. ये आपका आंसर है। ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है अमंग एस्पिरेंट्स ऑफ आईआईटी जेईई खास तौर से। वैसे तो सबके लिए ही है, वैसे तो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए होता है ये, बट जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं उनके भी अमंग ये काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। उसके दो कारण। ये क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ना, उतना इजीली स्टूडेंट सॉल्व कर नहीं पाते। बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, उनसे सॉल्व नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 घंटे में सॉल्व कर लिया, एंड इट्स अ गुड अचीवमेंट कि 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो इतना सोच के उन्होंने ऐसे ही सॉल्व किया होता है। और क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए भी और फेमस हो जाता है क्योंकि एक बहुत ही फेमस बुक है, आई ई इरोडो। नाम सुना होगा, कम से कम कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। आई इरोडो, ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, या इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसकी लैंग्वेज इससे थोड़ी ज्यादा गंदी है, ये लैंग्वेज मैंने चेंज कर रखी है। उसकी लैंग्वेज थोड़ा समझने में और मुश्किल होता है, बट ये इरोडो का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं फंसता, नहीं बनता, इसलिए क्वेश्चन भी फेमस हो जाता है और बुक भी फेमस हो जाती है। हालांकि बुक सही में अच्छी है, बुक बुक फेमस होने लायक है भी, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आई इरोडो, और ये इतना अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लोगों से नहीं बनता। इसका फेमस होने का असली कारण कुछ और है, वो है इसका दूसरा सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन। जिसको ये दूसरा सॉल्यूशन चमक जाता है, वो इस क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करता है, वो इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर लेता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका? इन रेफरेंस ऑफ रिवर। जनरली रिवर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का एक और कारण है, ये तरीका क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि रिवर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जनरली हम उन सारे क्वेश्चंस को ग्राउंड रेफरेंस में आके सॉल्व कर रहे होते हैं। कि रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी यू है तो ग्राउंड के, सॉरी, रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वी है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी प्लस यू हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिवर के रेफरेंस में ज्यादा अच्छे से सॉल्व होता है। इन रेफरेंस ऑफ रिवर क्या क्या बातें हुई? रिवर एट रेस्ट, लॉग एट रेस्ट। ठीक है, रिवर के रेफरेंस में रिवर भी रेस्ट पर है, लॉग भी रेस्ट पर है। डाउनस्ट्रीम स्पीड, हालांकि डाउनस्ट्रीम का कोई मतलब ही नहीं बचा क्योंकि कर ही नहीं रही, तो रिवर अगर फ्लो कर ही नहीं रही तो डाउनस्ट्रीम स्पीड v है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू अपस्ट्रीम स्पीड। मतलब बेसिकली रिवर थोड़ा ना बचा, स्विमिंग पूल हो गया ना। जैसे ही मैं रिवर के रेफरेंस में गया, बताया था ना, स्विमिंग पूल हो गया। अब स्विमिंग पूल में तो अगर आप कोई बोर्ड चलाओगे तो जो स्पीड जाते वक्त रहेगी वही स्पीड आते वक्त भी रहेगी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड बराबर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज t डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू t अपस्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो मतलब कि टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर।
तो इसका मतलब u कितना हो गया 6 किलोमीटर पर 2 आवर, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? अब बताओ मुझको, रिलेटिव वेलोसिटी आपका क्वेश्चन आसान बनाने के लिए कि डिफिकल्ट बनाने के लिए? इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोचो, इतना फेमस क्वेश्चन और इतनी जगह में 2 बार सॉल्व हो गया। जितने भी फेमस क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, तुरंत सॉल्व होते हैं। सी, किसी ने मुझसे पूछा सर फिर 6 किलोमीटर क्यों यूज किया जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉग है ही नहीं। देखो, हमने रिलेटिव मोशन का यूज करके टाइम निकाल लिया 2 आवर, ठीक है। अब मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में आके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि रिवर की स्पीड रिवर के रेस्पेक्ट में तो जीरो ही रहेगी ना। मेरे को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो मैंने बोला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर का डिस्प्लेसमेंट कितना है 6 किलोमीटर, जो लॉग के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, और टाइम कितना लगा है 2 घंटा। तो इसलिए 6 किलोमीटर अपॉन 2 आवर दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यहां तक मैं रिवर के रेफरेंस फ्रेम में था, यहां पर मैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में आके सॉल्व कर चुका हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है पहले ये समझते हैं। इसमें बेकार में बहुत सारे बच्चे हाहाकार मचाते हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। मान लो ये हमारा रिवर है जो फ्लो कर रहा है स्पीड से। इस रिवर की विड्थ W है, ठीक। और किसी आदमी या बोट को इसे क्रॉस करना है। दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर या बोट
जो भी ले लो, इन स्टिल वाटर अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कई बार वेलोसिटी लिखा है, कई बार स्पीड दिख लेगा। इसका मतलब वही है, बेसिकली खुद से इतनी स्पीड से जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और डायरेक्शन अपने हिसाब से चूज कर सकता है। ठीक है, हम इसमें करने क्या वाले हैं, बेसिकली हमें मैन की स्पीड पता होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, डायरेक्शन पता नहीं होगा। हमें कई बार डायरेक्शन दे रखा होगा, स्पीड निकालनी होगी, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है, तो लेकिन उसके स्विम करने की स्पीड फिक्स होगी, दे रखी हुई क्वेश्चन में जनरली वी, या निकालनी होगी वी। तो बोला गया है, बोला क्या गया, मैं एक सिंपल सा केस समझा रहा हूं, जिसमें वो स्विमर इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से स्विम करना शुरू करता है, स्विमर पॉइंट ए से स्विम करना शुरू करता है, और इसकी जो स्पीड है, सॉरी, इसका जो स्विम करने का डायरेक्शन है, जिस जिस डायरेक्शन में खुद से स्विम कर रहा है, वो ऐसे थीटा एंगल पर है। थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा किस किस डायरेक्शन से, थीटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस एंगल के नाम पे ध्यान दीजिएगा, एट एंगल थीटा फ्रॉम नॉर्मल टू द बैंक, या फ्रॉम द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम। ठीक है, थीटा इधर भी हो सकता था, थीटा इधर भी हो सकता था ना, तो डाउनस्ट्रीम की तरफ नॉर्मल टू द बैंक से थीटा एंगल पर जा रहा है। ठीक है, कई बार एंगल यहां से दे देगा अल्फा, कई बार एंगल अल्फा भी दे सकता है आपको, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि फिर हौच मच जाएगा। कई बार ये वाला एंगल अल्फा दे देगा, बोलेगा अल्फा फ्रॉम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, बेसिकली आपको एंगल पता होना चाहिए, आप उससे के बाद कंपोनेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये स्विमर इधर जा रहा है, वेलोसिटी कितनी स्पीड से, खुद से स्विम करता है, वेलोसिटी वी से ऐसे। तो क्या ये स्विमर यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, स्विमर यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हम्म, स्विमर पॉइंट ए से इस पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है। रिवर एक खुद से इधर गया वी से, और रिवर इसको आगे ले चली जाएगी यू से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके स्विमर की नेट वेलोसिटी। तो ऐसे समझ लीजिए, वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज इक्वल टू velocity of swimmer minus velocity of river. This implies velocity of swimmer is equal to v vector plus velocity of river vector, that is simply v vector plus u vector। पहले भी देख चुके हैं, दोबारा बता दें आप, ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर गया रिवर आगे ले गया u से नेट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके मैथमेटिकली समझ सकते हो कि v वेक्टर प्लस u वेक्टर से u से। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं इसकी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से रिप्रेजेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इस अलोंग द डाउनस्ट्रीम को एक्स डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू डाउनस्ट्रीम को वाई डायरेक्शन बोल दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। हाँ या ना, ये बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ, मुझे तुरंत मैसेज करके बताएंगे। किसी को नहीं समझ में आया तो पहले मैसेज कर दे कि सर समझ नहीं आया। बेसिकली क्या क्या बताता हूँ, ये u तो आई कैप डायरेक्शन में ही, इस v वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप, v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? किसी को दिक्कत हो तो तुरंत मैसेज कर दो, सर नहीं समझ में आया। ओके। तो ग्राउंड से देखने पर लगेगा कि ये स्विमर इसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है और यहाँ पहुंच जाता है। इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट को मैं पॉइंट बी कह रहा हूँ, ए के जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट को, और जहां ये पहुंचा उसको मैं कह रहा हूँ लेट से डी। अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा होता तो उस केस में जहां पहुंचता उस पॉइंट को मैंने कह दिया लेट से सी। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम बताएंगे। देखिए, ये रिवर प्रॉब्लम या रिवर क्रॉस, इनको बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। रिवर क्रॉस कर रहे हैं तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम या रिवर प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन में लोगों को मेनली दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। उस वक्त ना वेक्टर ठीक से आता है, ना प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक से आता है, नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता है कि एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ओके। आयुषी कुमारी ने बोला है वंस मोर। ओके, क्या हुआ देखिए, आदमी खुद से स्विम करता है वेलोसिटी v वेक्टर से, रिवर आगे ले जाती है u वेक्टर से। तो इसमें हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ रहा है दैट इज बेसिकली v वेक्टर प्लस u वेक्टर। ठीक है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस u वेक्टर, ये हम यहाँ निकाल चुके। दैट इज इक्वल टू, अब मैं v वेक्टर के कंपोनेंट कर लूंगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों। तो v वेक्टर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप, ये हो गया वी वेक्टर, प्लस यू आई कैप हो गया यू वेक्टर, क्योंकि ये वेलोसिटी तो पूरी की पूरी एक्स डायरेक्शन में ही है। इनको ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन अचीव किया है। ये आपका बेसिकली वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हो गया, ये मैन की वेलोसिटी हो गई, स्विमर की वेलोसिटी हो गई अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब मैं कुछ बता रहा था आपको कि हमने मोशन ये क्वेश्चन जिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, ये पोर्शन जिन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, उसका मेन कारण ये होता है कि ये पोर्शन आपको मोशन 1D के अंत में पढ़ा दिया जाता है, जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कि दो डायरेक्शन के मोशन, दो के मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पर आपको मालूम है, तो अ, आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन का अलग एनालिसिस करेंगे, वाई डायरेक्शन का अलग एनालिसिस करेंगे। हमसे इसमें पूछा जाएगा बताओ इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे क्रॉस करने के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना भी चलता जाए रिवर क्रॉस नहीं होगी, क्रॉस करने के लिए इसे वाई डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू। रिवर की विड्थ डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। हम बोलेंगे velocity along y direction which is constant is simply v cos theta। हाँ, v, सॉरी v cos theta नहीं, गलत क्या बोल गया मैं यहाँ पे, ये vx है और ये vy है, तो यहाँ से ही था velocity along y direction is equal to v cos theta। ठीक है, y डायरेक्शन कितनी है? v cos theta का डिस्टेंस कितना है? w। टाइम कितना लगेगा? बहुत ही सिंपल है सर, w अपॉन v cos theta, है ना। तो अब पूछा जाएगा अच्छा बताओ कि एट व्हाट थीटा इज टी मिनिमम, मतलब अगर उसको रिवर क्रॉस करने की जल्दी है, कम से कम टाइम में वो रिवर क्रॉस करना चाहता है, तो कितने एंगल थीटा पे उसे स्विम करना चाहिए? तो आंसर है फॉर मिनिमम टाइम cos थीटा शुड बी मैक्सिमम, फॉर मिनिमम टाइम cos थीटा इज इक्वल टू
मैक्सिमम, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बेसिकली ऐसा समझ लीजिए, ये तो हम लोग मैथ से निकाल लिए, ठीक है, ये तो हम लोग मैथ से निकाल लिए, पर ऐसा समझ लीजिए कि रिवर तो एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वाई डायरेक्शन में रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो रिवर को क्रॉस कराने में रिवर कोई हेल्प नहीं कर रहा। रिवर क्रॉस करने में ना तो रिवर कोई हेल्प कर रहा, ना ही कोई बाधा पहुंचा रहा, ठीक है। रिवर को क्रॉस करने के लिए इसे अपनी ताकत से जितना हो सके उतना वाई डायरेक्शन में जाना है, अपनी ताकत से जितना हो सके उतना वाई डायरेक्शन में इसे जाना है, ठीक है, समझ में आई बात। रिवर क्रॉस करने के लिए अपनी ताकत से जितना हो सके उतना वाई डायरेक्शन में जाना है, और अगर अपनी ताकत से जितना हो सके उतना वाई डायरेक्शन में जाएगा तो उसके लिए इसको थीटा 0 डिग्री करना पड़ेगा, पूरा का पूरा वेलोसिटी अपना खुद का जो वेलोसिटी, खुद के जो स्विमिंग की जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में लगानी होगी, क्योंकि इस रिवर की वेलोसिटी का तो ये कुछ खास कर नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ से बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के छोड़ देते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल के छोड़ देते हैं। हमने यहाँ देखा टाइम कितना लगा है, W बाय वी कॉस थीटा, और ऐसे में पॉइंट डी पे पहुंचा, बी पे नहीं पहुंचा, सी पे नहीं पहुंचा, डी पे पहुंचा। बी से ये जो डिस्टेंस है डी, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। अब ध्यान दो, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर, मतलब अगर मैं नहीं बताऊं तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये तो बस डेफिनेशन है। सर ड्रिफ्ट तो सीडी होना चाहिए था, बीडी क्यों है सर? रिवर की वजह से तो सिर्फ सी से डी गए ना, आदमी खुद से सी जा रहा था, रिवर इसको ड्रिफ्ट करके सी से डी लेके चली गई। तो इसमें आपसे अगर सही में अगर हम इंग्लिश के मीनिंग पे जाएं तो ड्रिफ्ट का मतलब सीडी होना चाहिए, पर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है ड्रिफ्ट को बी से डी तक, ठीक है। हम लोगों की ने डिफाइन ही कर दिया बी से डी, अब इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोगों ने ड्रिफ्ट को की डेफिनेशन क्या दी है, जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट है वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे ये पहुंचा, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? टाइप करके मेरे को आंसर देने की कोशिश करो तो। या छोड़ो, मैं बता दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। u प्लस वी साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी कॉस थीटा। बेसिकली ये वाला u प्लस वी साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी कॉस थीटा, क्या हुआ है, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू x डायरेक्शन का, सॉरी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। ड्रिफ्ट क्या है, बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करोगे तो ये रेंज है ना, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम से आपको रेंज मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत? तो इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे। एक काम करो, इसको अभी कॉपी मत करो, ये मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया था, इसको भी कॉपी मत करो, मैं अभी सिर्फ ड्रिफ्ट और टाइम निकाल के छोड़ना चाहता था। फटाफट कॉपी कर लेंगे सब लोग।
ठीक, कॉपी हो गया। बेटा ड्रिफ्ट जो है ना, वो उसकी डेफिनेशन हमने ऐसे दी है कि जिस पॉइंट से शुरू, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसको ड्रिफ्ट कह रहा है। ठीक है, जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसके दो कंपोनेंट है, एक डायरेक्शन के अलोंग और एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग और एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा विड्थ ऑफ रिवर के बराबर ही होगा, बट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलोंग है उसको ड्रिफ्ट कह रहे हैं। बेसिकली डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट जो है, जो इनिशियल पॉइंट ए था उसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट जो बी है, वहां से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको ड्रिफ्ट कह रहे हैं। ऐसे समझ सकते हो कि ये एस डी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इसके दो कंपोनेंट है ए बी और बी डी। तो बी डी जो है उसको ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ए बी तो आपका विड्थ ऑफ रिवर है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए, पॉइंट ए से शुरू किया है, इसको शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करनी है जिसकी विड्थ डब्ल्यू है। तो रिवर की वेलोसिटी u है, इसके स्विम करने की वेलोसिटी v है। तो इसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए सो दैट ये रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर पाए। ठीक है, कंडीशन दे रखी है कि u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, बस थीटा आपका वेरिएबल है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो आपका वेरिएबल है, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग है वो आपका वेरिएबल है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि रिवर है, और डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग आपका वेरिएबल है। तो ऐसे में अगर इसकी वेलोसिटी को मैं v ऐसे बोल दूं और इधर एंगल बोल दूं थीटा, तो मुझे मालूम है कि रिवर की वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज सिंपली v cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज w। इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो टाइम लगेगा दैट इज w बाय v cos थीटा। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं बट उसको याद नहीं करना है। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, w बाय v cos थीटा। दिस implies t is equal to minimum when cos theta is maximum, that is equal to 1, which implies theta is equal to 0 डिग्री एंड टाइम आ जाएगा सिंपली w बाय v। ये आपका आंसर हो जाएगा। कब होगा, जब आदमी पूरी की पूरी वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दे, अपना पूरा जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जाने लगा दे, क्योंकि रिवर को कहीं से भी क्रॉस करोगे रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट w ही रहेगा, और रिवर के फ्लो की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रही, तो आदमी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पूरी की पूरी हेल्प खुद से लेनी है। पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है वो अपना रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसे लगाना होगा, थीटा को जीरो करना होगा। उस केस में रिवर को वो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर जाएगा। तो उस केस को मैं यहाँ से अलग से ड्रॉ, यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। जब आदमी या स्विमर अपनी पूरी की पूरी वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा देता है ऐसे v, तो आदमी खुद से तो v से जाएगा और रिवर इसको आगे ले जाएगी u से, है ना। तो पहुंचेगा कहाँ ये पहुंचेगा यहां पर। ठीक है, ये एंगल आपको अल्फा निकालने के लिए बोला जा सकता है, तो सिंपली बोल सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू u बाई वी। तब ये वाला एंगल ध्यान दीजिएगा, ये एंगल मैंने किससे निकाला है, नॉर्मल टू द बैंक से। ठीक है, आपसे हो सकता है डाउनस्ट्रीम से निकालने के लिए बोला जाए तो आपको 90 डिग्री माइनस अल्फा निकालना होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताओ ये ड्रिफ्ट कितना है, ड्रिफ्ट बताइए। तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू
displacement along x direction, that is equal to w by v into u. कैसे आया, ये समझ में आ रहा है? टाइम तो लगा width ऑफ रिवर अपॉन y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u, तो u इनटू टाइम, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया. दिस इज बेसिकली योर टाइम एंड दिस इज योर वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन. ठीक है, तो ड्रिफ्ट में निकल जाएगा. तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम के लिए किधर स्विम करना पड़ेगा, और मिनिमम टाइम में कितना ड्रिफ्ट आएगा, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. ठीक है, जब मिनिमम टाइम के लिए स्विम करेगा तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये पूछा जा सकता है. इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसको भी एक बार फटाफट कॉपी कर लेंगे. इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लो. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. क्रॉसिंग रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट या फिर शॉर्टेस्ट पाथ. मतलब ये मेरे पास रिवर है, मुझे इसे क्रॉस करना है विथ जीरो ड्रिफ्ट. रिवर की स्पीड दे रखी है u, विड्थ दे रखी है w. ठीक है, वेलोसिटी v है या बोट की वेलोसिटी v है इन स्टिल वाटर. अब मुझे बताओ जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि स्विमर जो है अगर वो पॉइंट ए से शुरू करता है तो उसको एग्जैक्टली पॉइंट बी तक पहुंचना है. सोचो अगर स्विमर सीधे ए से बी की तरफ स्विम करेगा तो क्या ये बी पहुंचेगा या यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, आगे पहुंचेगा ना, इधर कहीं पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा. ये उसे नहीं करना, इसे पहुंचना ही बी तक है. मतलब इसे स्विम थोड़ा सा ऐसे करना होगा. ये एंगल थीटा हमें निकालना है कि कितने एंगल पे इसे स्विम करना होगा, ये हमें बताना है. तो हम बोलेंगे ये स्विमर खुद से स्विम किया वी से, रिवर इसे आगे ले जाएगी यू से, और इसकी जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी along normal to the bank. This is velocity of swimmer with respect to ground. ये v क्या है, velocity of swimmer with respect to river, u क्या है, velocity of river, और ये क्या है, velocity of swimmer with respect to ground. ठीक है, अब ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू u बाय v. अगर स्विमर चाहता है कि जीरो ड्रिफ्ट हो तो उसके लिए साइन थीटा कितना होना पड़ेगा, u बाय v. बट अगेन इट इज वैलिड
only if u is less than v. अगर u v से बड़ा हुआ तो ऐसा साइन थीटा पॉसिबल ही नहीं है। ये जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है, जीरो ड्रिफ्ट के साथ रिवर क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है अगर साइन अगर u आपका v से बड़ा हो जाएगा। जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल इफ u इज ग्रेटर देन v। अगर u v से बड़ा हो गया तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, चलो इस जगह हो गई। जीरो ड्रिफ्ट को हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिवर क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अलोंग द नॉर्मल ही तो होगा। इधर जाओगे तो लंबा पाथ हो जाएगा, इधर जाओगे तो लंबा पाथ हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? अलोंग द नॉर्मल ही होगा। तो जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल अगर आपका यू वी से बड़ा है तो, और जीरो ड्रिफ्ट इज सेम एज शॉर्टेस्ट पाथ। और जीरो ड्रिफ्ट होगा तो उसके लिए आदमी को अपस्ट्रीम स्विम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपस्ट्रीम फ्रॉम द नॉर्मल at an angle theta such that sin theta is equal to u by v, where u is velocity of river and v is velocity of swimmer in still water. ओके, तो ऐसे में टाइम कितना लगेगा सर? तो सर बेटा टाइम लगेगा w अपॉन वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू w अपॉन y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? बेसिकली ये पूरी की पूरी वेलोसिटी y डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा। आप चाहो तो इसको w अपॉन अंडर रूट ऑफ v cos थीटा लिखोगे तो यहाँ से लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर थीटा नहीं पता है, सिर्फ v और u पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर u आपका v से बड़ा हो गया तो ये टाइम इमेजिनरी आ जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगा, ये टाइम निकल ही नहीं पाएगा। मतलब ये भी कह रहा है कि देखो जीरो ड्रिफ्ट तभी पॉसिबल है अगर v u से बड़ा है। अगर आदमी रिवर से तेज स्विम कर सकता है तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, इसमें और क्या पूछ सकता है? डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग, टाइम, बस यही पूछेंगे और क्या। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अच्छा थोड़ा सा और देख लो, उसके बाद कॉपी करना। अच्छा तो व्हाट इफ u इज ग्रेटर देन v? अगर u v से बड़ा हो जाए तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है, बट मिनिमम ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है ना। मिनिमम ड्रिफ्ट या फिर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा? जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा उस वक्त पाथ शॉर्टेस्ट होगा ना, क्योंकि पाथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट स्क्वायर। ड्रिफ्ट अगर छोटा होगा तो पाथ भी छोटा होगा। अगर u v से छोटा है तब तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। बट अगर u v से बड़ा हो गया तो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं, बट शॉर्टेस्ट पाथ तो होगा ना, मिनिमम ड्रिफ्ट तो होगा ना। वो उसके बारे में बताइए। तो उसका जवाब ये है कि हम निकालेंगे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, ऐसे ही थीटा एंगल बना के ड्रिफ्ट निकालेंगे। तो मतलब कैसे होगा वो, उस केस में डायग्राम कैसा बनेगा? ये रिवर, ये वेलोसिटी v से स्विम किया, वेलोसिटी u से आगे चला गया, ये वाला एंगल लेट से थीटा है, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा u माइनस v साइन थीटा जो कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी है इनटू टाइम दैट इज w बाय u cos थीटा। ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला है, सॉरी ये आपका टाइम है। रिवर को आदमी स्विम कर रहा है वेलोसिटी v से थीटा एंगल पर, रिवर की वेलोसिटी u ज्यादा है v से, इस वजह से जीरो ड्रिफ्ट नहीं होगा बल्कि आदमी यहाँ कहीं पे ऐसे पहुंचेगा। ऐसे में ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? u माइनस वी साइन थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज w अपॉन u cos थीटा, उससे आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगा। अगर आपको ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो यू हैव टू फाइंड d थीटा ऑफ ड्रिफ्ट इक्वल्स टू 0,
और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाय यू। ये इतना बढ़िया आंसर आ जाता है ना, कुछ नहीं होता। साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी में ड्रिफ्ट जीरो है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू में ड्रिफ्ट मिनिमम है, इसलिए ये वाला याद रख लो। अदरवाइज मैं इसको याद नहीं कराता, बट अभी आप इसको याद रख लो। इसका डेरिवेशन का की स्टेप्स मैंने बता दिया, डेरिवेशन करना आपको खुद से है, ये मैंने आपको की स्टेप्स बता दिए, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स करेंगे और इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है इसका? क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट, क्रॉसिंग रिवर विद जीरो ड्रिफ्ट और ब्रैकेट में शॉर्टेस्ट पाथ।